हेलो बच्चों, रेशो एनालिसिस की लास्ट क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट किए थे। आज हम लोग उन कंसेप्ट से आगे कुछ नए कंसेप्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी, हमने क्विक रेशो सीखा था, हमने लिक्विड रेशो सीखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश रेशो से। बेसिकली कैश रेशो का मतलब होता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जितनी आपकी करंट लायबिलिटी है उनको पे करने के लिए आपके पास एब्सोल्यूट लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा अवेलेबल है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही अच्छी मानी जाती है। कैश रेशो या जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, इसका फॉर्मूला होता है जो आपकी करंट लायबिलिटी है उनको पे करने के लिए तुम्हारे पास कितना कैश अवेलेबल है। तो कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट, आप समझते हैं बच्चों, कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, वो इन्वेस्टमेंट जो आपके पास पड़े हैं, रेडी टू सेल है, जिसको आप जब चाहें बेच सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरी करंट लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए मेरे पास कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, और इस लिक्विडिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया? देखो, क्विक रेशो भी लिक्विड रेशो था, लेकिन उसमें से हमने केवल क्या हटाया था? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर। ये रेशो उससे भी ज़्यादा लिक्विड है, ये केवल कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करता है। क्लियर है बच्चों? तो कैश रेशो का मतलब हो गया कि आपके पास कितनी एब्सोल्यूट लिक्विडिटी अवेलेबल है टू रीपे द करंट लायबिलिटीज। सेकेंड नंबर जो आता है हमारे पास में, जिसे हम बोलते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। इसे हम बोलते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो का मतलब होता है, देखो हमारे यहाँ डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, लेबर की सैलरी, जो डेली के डेली आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, हम ये देखते हैं कि जो कैश हमारे पास अवेलेबल है उस कैश से हम लोग कितनी बार हमारे डेली एक्सपेंडिचर को पे कर सकते हैं। मतलब डेली एक्सपेंडिचर मान लीजिए आपके पास में 5000 के हैं, डेली एक्सपेंडिचर कितने हैं? 5000 के हैं, और कैश अवेलेबल है कितनी तुम्हारे पास में? 50,000। 50,000 की कैश अवेलेबल है और डेली एक्सपेंडिचर हैं आपके कितने बच्चों? 5,000 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी कैश मेरे पास अवेलेबल है उस कैश से मैं 10 बार ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पे कर सकता हूँ। कहने का मतलब कि मैं 10 डेज के ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पे कर सकता हूँ, इतना मेरे पास कैश अवेलेबल है। तो इसे हम बोलते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है कि कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट आपके पास अवेलेबल है डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो आप अपने ऑपरेटिंग खर्चों को अपने कैश से कितनी बार पे कर सकते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि कितने दिन तक एक्सपेंडिचर पे करने के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल है, उसे हम बोलते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। इसके अलावा कुछ रेशो हमने कल की क्लास में किए थे, वर्किंग कैपिटल रेशो, अब एक हमने 2 टाइप रेशो किया था, याद है? उन 2 टाइप रेशो में एक रेशो आता है डेट टू इक्विटी रेशो। कोई बताएगा बच्चा कि डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब क्या होता है? डेट टू, याद है मैंने आपको बताया था कि डेट टू इक्विटी का मतलब डेट टू का मतलब डिवाइडेड बाय। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। लेकिन ये तो आपको आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ बच्चों इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ये कोई डेट टू इक्विटी नहीं है। अब मैं बोलता हूं कि बताओ इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, केवल इक्विटी रेशो। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ केवल डेट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? तो इक्विटी रेशो एंड डेट रेशो। तो इक्विटी रेशो क्या चीज़ है और डेट रेशो क्या चीज़ है, उसे बारे में हम बात करते हैं। तो इक्विटी रेशो के बारे में बात होती है। इक्विटी रेशो का मतलब होता है जितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, जो आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है,
उसका कितना हिस्सा आपने इक्विटी से लगा रखा है। दोबारा बोलता हूँ, जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका कितना पार्ट आपने इक्विटी के थ्रू एम्प्लॉयड कर रखा है, उसे हम बोलते हैं इक्विटी रेशो। तो इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है कि जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, पहले बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जिसे बोलते हैं टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। आपके बिजनेस में टोटल कितने लॉन्ग टर्म फंड आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं। लॉन्ग टर्म फंड में क्या क्या आता है बच्चों? डेट भी आता है और इक्विटी भी आता है। तो जो टोटल लॉन्ग टर्म फंड आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं उसका कितना पार्ट आपने इक्विटी के थ्रू लगा रखा है, तो ऊपर आता है इक्विटी। तो इक्विटी डिवाइडेड बाय आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। सर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट होता है? इक्विटी का ही तो पार्ट होता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस को भी यहाँ बच्चों ऐड कर देना। बेसिकली इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को आपको पता है क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? शेयर होल्डर्स फंड। तो मतलब ये हो गया कि जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से इक्विटी मीन्स कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का कितना शेयर है। और डेट रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला हो जाएगा कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, उसमें से डेट का पोर्शन कितना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी समझते ना आप? जो लॉन्ग टर्म आपने लोन ले रखे हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये है आपका डेट रेशो, ये है आपका इक्विटी रेशो, ये है डेट टू इक्विटी रेशो, ये है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो, ये है आपका कैश रेशो। फटाफट इसे नोट करें, इसके बाद में हम बात करते हैं और आगे। फटाफट नोट करें बच्चों। इसके बाद बच्चों तुम्हारा नेक्स्ट पोर्शन आता है जिसे हम बोलते हैं कवरेज रेशो। क्या बोलते हैं बच्चों? कवरेज रेशो। कवरेज रेशो में बेसिकली हम दो टॉपिक कवर करते हैं। फर्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सेकंड आता है आपके पास में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशो। कवरेज रेशो का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात। मेरा जो बिजनेस है उस बिजनेस से मैंने जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब EBIT। मैंने मेरे बिजनेस से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया वो है 5 लाख, 5 लाख रुपए का मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है मेरे बिजनेस से। 5 लाख का मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मेरे बिजनेस से। मैंने जो लोन ले रखा है उस लोन का इंटरेस्ट है 50,000, मतलब कि मेरे बिजनेस का EBIT कितना है? EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT है 5 लाख का और जो मेरा इंटरेस्ट है वो है 50,000 का। क्लियर? तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरे इंटरेस्ट की लाइबिलिटी का 10 टाइम्स है। जो मेरा प्रॉफिट है EBIT वो मेरे इंटरेस्ट की लाइबिलिटी का 10 टाइम्स है। मतलब कि मैं अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट तकरीबन 10 बार पे कर सकता हूँ। हालांकि 10 बार पे नहीं करना, पे तो आपको एक ही बार करना है, हर साल एक ही बार पे करना होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की लाइबिलिटी 50,000 है लेकिन मेरा प्रॉफिट है 5 लाख। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपनी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी को आउट ऑफ दिस प्रॉफिट 10 टाइम्स क्या कर सकता हूँ? पे कर सकता हूँ। इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब हो गया कि आप अपनी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी को अपने प्रॉफिट से कितनी बार कवर कर सकते हैं। तो हम कवर कर सकते हैं बच्चों कितनी बार? 10 बार, 10 टाइम्स। तो फॉर्मूला क्या हो गया? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सेकंड आता है तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशो। इसका मतलब हो गया कि तुम अपने प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड कितनी बार दे सकते हो। देना तो एक ही बार है, बस चेक कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट इतना है कि हम तुम्हारे डिविडेंड को कितनी बार दे सकते हैं। तो हम जब प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड की बात करते हैं
तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। तो जो तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होता है वो पे होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो हम हमारे प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड कितनी बार दे सकते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशो। और इंटरेस्ट कितनी बार पे कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसको नोट करें बच्चों, फिर बात करते हैं और आगे। कल की क्लास में बच्चों हमने एक टॉपिक किया था जिसमें हमने देखा था कि जो प्रोप्राइटर्स फंड था, इसका कुछ पोर्शन जाता है वर्किंग कैपिटल में और इस प्रोप्राइटर फंड का कुछ पोर्शन जाता है, इसका कुछ पोर्शन जाता है आपका फिक्स्ड एसेट्स में और इस प्रोप्राइटर फंड का कुछ पोर्शन जाता है वर्किंग कैपिटल में। याद होगा ये हमने कैसे निकाला था, हमने कहा था कि फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं आउट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड का कितना हिस्सा हमने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उसे हम बोलते थे कि फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड। ये था वर्किंग कैपिटल टू प्रोप्राइटर्स फंड। ये दो हमने कल की क्लास में किए थे, लेकिन आज की क्लास में बात कर रहे हैं प्रोप्राइटर्स रेशो या जिसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। तो प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो एग्जाम में आप प्रोप्राइटरी रेशो के अंदर इस चीज से कंफ्यूज हो जाओगे। ये है तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, इस फॉर्मूले का नाम है फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं उसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशो, और प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या होता है समझना बच्चों। हमारी कंपनी के अंदर जितने टोटल एसेट हैं, हमारी कंपनी के अंदर जितने टोटल एसेट्स हैं, हमारी कंपनी के अंदर जितने टोटल एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स का कितना हिस्सा प्रोप्राइटर की फंड से लाया हुआ है, मतलब इन टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन प्रोप्राइटर के फंड से इन्वेस्टेड है, उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इसका मतलब हो गया कि टोटल एसेट का कितना पोर्शन हमने प्रोप्राइटर फंड से इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आपको कल वाली क्लास में याद हो, प्रोप्राइटर फंड था 10 लाख का, फिक्स एसेट थे 8 लाख के, करंट एसेट्स थे आपके 4 लाख के और करंट लायबिलिटी थी आपकी 2 लाख की। याद है कल की क्लास में। प्रॉपर्टी फंड, इस प्रॉपर्टी रेशो फॉर्मूला होता है कि जो ये टोटल एसेट है कितने हैं 12 लाख के, इस 12 लाख के टोटल एसेट्स को जब आपने एक्वायर किया, इसमें प्रोप्राइटर का फंड कितना है, इसमें प्रोप्राइटर का फंड है 10 लाख का। इसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। और जो फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड होता है उसका फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड। समझ आई बात, वर्किंग कैपिटल टू प्रोप्राइटर फंड। लेकिन ये क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो है। और प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब होता है कि जो टोटल एसेट बिजनेस में इन्वेस्टेड है उसका कितना पोर्शन प्रोप्राइटर ने अपनी कैपिटल से लगा रखा है, कितना पैसा प्रोप्राइटर का इन्वेस्टेड है आउट ऑफ टोटल एसेट, इसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। तो प्लीज़ बच्चों यहाँ तक नोट करें, उसके बाद में बात करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बच्चों वो तुम्हारा आता है डेटर्स कलेक्शन पीरियड, या जिसे हम बोलते हैं डेटर्स वेलोसिटी।
डेटर्स कलेक्शन पीरियड, या जिसे हम बोलते हैं डेटर्स वेलोसिटी। डेटर्स कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है आपको डेटर से पैसा इकट्ठा करने में, कितने दिन के तुम्हारे डेटर्स आउटस्टैंडिंग पड़े हैं बैलेंस शीट के अंदर, कितने दिन के डेटर्स तुम्हारे आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट के अंदर, उस नंबर ऑफ डेज को निकालना होता है कि कितने दिन से डेटर्स का पैसा आपने कलेक्ट नहीं किया है, उसे हम बोलते हैं डेटर्स वेलोसिटी या डेटर्स कलेक्शन पीरियड। एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बैलेंस शीट में डेटर्स हैं 5 लाख के, क्लियर, बैलेंस शीट में डेटर्स हैं 5 लाख रुपीस के डेटर्स हैं बैलेंस शीट में मेरा ऑन एन एवरेज क्रेडिट सेल्स 50,000 पर डे है। हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज जो क्रेडिट सेल्स है वो 50,000 रुपीज़ पर डे है। हमारा बैलेंस शीट जो है उसमें डेटर्स आउटस्टैंडिंग है 5 लाख के, एवरेज क्रेडिट सेल्स जो है वो है 50,000 रुपीज़ पर डे। 50,000 रुपये का पर डे आप क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट सेल्स करते हैं, और बैलेंस शीट में जो आपके डेटर्स हैं वो कितने के हैं, 5 लाख के हैं। क्या लगता है कितने दिन हो गए हैं डेटर से पैसा इकट्ठा हुए? अगर एक दिन की सेल 50,000 है, 2 दिन की हो जाएगी 1 लाख, 4 दिन की हो जाएगी 2 लाख। इस प्रकार से सोच के बताइए कि अगर 5 लाख के बैलेंस शीट में डेटर्स हैं और एक दिन की जो आपकी क्रेडिट सेल्स है वो कितनी है, 50,000 है, तो क्या लगता है कितने दिन हो गए डेटर से पैसा इकट्ठा हुए? तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि तकरीबन 10 डेज हो चुके हैं। 10 डेज से आपने डेटर से पैसा इकट्ठा किया नहीं है। इसी को हम बोलते हैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड या बोलते हैं डेटर्स वेलोसिटी। तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा डेटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। डेटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। सर डेटर्स कौन से लेके चलेंगे सर हम लोग, क्लोजिंग लेके चलेंगे या एवरेज लेके चलेंगे? फिर वही बात, क्लोजिंग या एवरेज। अगर आपके पास में ओपनिंग का डेटा अवेलेबल है, अगर ओपनिंग का डेटा अवेलेबल है तो ये डेटर कौन से आ जाएंगे, तुम्हारे एवरेज आ जाएंगे। अगर ओपनिंग का डेटा अवेलेबल नहीं है तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स दे रखे हों उनसे निकाल लेना। तो मतलब कि इनको डेटर्स कौन से वाले, क्लोजिंग और एवरेज से निकाला जा सकता है। अगर ओपनिंग डेटा अवेलेबल है तो एवरेज निकाल लेना, अगर ओपनिंग डेटा अवेलेबल नहीं है तो क्लोजिंग के बेस पे निकाल लेना। क्लियर है बच्चों? ये जो डेटर कलेक्शन पीरियड है उसी प्रकार से एक निकलता है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, या जिसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, सेम डेटर की तरह हो जाएगा, क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट परचेज। तो इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट परचेज। अब मुझे बताइए क्रेडिटर कौन से लेके चलेंगे? अगर आपके पास में क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों का डेटाबेस अवेलेबल हो तो एवरेज में निकाल लेना, और अगर दोनों का डेटाबेस अवेलेबल नहीं हो तो क्लोजिंग के बेस पे निकाल लेना। क्लियर है बच्चों? और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम करते हैं वो आता है तुम्हारा एक्सपेंस रेशो। तो सबसे पहले यहाँ तक नोट करें, फिर बात करते हैं हम लोग एक्सपेंस रेशो के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों तुम्हारा एक्सपेंस रेशो। बेसिकली एक्सपेंस रेशो क्या चीज़ होते हैं समझना। हमारे एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। एक होते हैं आपके फैक्ट्री ओवरहेड, ये फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड,
ऑफिस ओवरहेड, एक होते हैं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और एक होते हैं आपके फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ये बेसिकली हमारे पास में बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इन 4 आइटम को बोलते हैं हम लोग COGS। क्या बोलते हैं बच्चों? COGS। अगर ये कॉस्ट अकाउंटिंग होता तो ऑफिस ओवरहेड भी COGS का पार्ट होता है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑफिस ओवरहेड को COGS में जोड़ते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ऑफिस ओवरहेड COGS का पार्ट नहीं होता। पहली बात क्लियर है? ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ये 4 कहलाते हैं COGS, ये 2 कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, और ये कहलाता है तुम्हारा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर रेशो के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर रेशो के बारे में। एक्सपेंडिचर रेशो में सबसे पहला आता है आपके पास में COGS रेशो। इसका फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, कि COGS सेल्स का कितना पार्ट है। सेकंड आता है तुम्हारे पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, या जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रेशो। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रेशो का ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। एक बच्चों इन दोनों को कंबाइन बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशो। ध्यान रखना बच्चों, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आता है ऑपरेटिंग रेशो। ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब होता है इन दोनों को कंबाइन क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग। क्या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री ओवरहेड क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है? ये सारे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये बेसिकली COGS का पार्ट होता है। तो ये COGS में आ गए, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गए, और यहाँ तक का ये जो टोटल अमाउंट है, यहाँ तक का जो टोटल अमाउंट है वो आता है तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशो में। ऑपरेटिंग रेशो में क्या आ जाएगा? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। क्लियर है बच्चों? और थर्ड आता है तुम्हारे पास में फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशो। और फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशो का फॉर्मूला होता है जो आपके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। क्लियर है बच्चों बात? तो ये आपके रेशो हैं जो एक्सपेंडिचर रेशोज का पार्ट होते हैं, इनको यहाँ तक नोट करें। और इसके बाद में हम आज की क्लास का एक लास्ट रेशो करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग ICAI के PDF, जो पहले प्रैक्टिस मैनुअल ICAI इशू किया करता था, सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन कवर करेंगे। वो क्वेश्चन कवर करने के बाद हम लोग स्पाइरल के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। और एक स्कैनर अगर आप खरीद सकते हैं मार्केट से तो स्कैनर जरूर परचेज कर लेना बच्चों। स्कैनर का एक एक क्वेश्चन आपको अपने हाथ से करना है, छोड़ना नहीं है। तो पहले आप यहाँ तक नोट करें, इसके बाद में बात कर रहे हैं आज की क्लास का लास्ट रेशो। और आज की क्लास का लास्ट रेशो, आज की क्लास का लास्ट रेशो जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो से पहले बताइए कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। इस कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन। क्लियर है? कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड लोन। इस इक्विटी शेयर पे आपको क्या पे करना पड़ता है बच्चों? डिविडेंड।
रिजर्व एंड सरप्लस पे भी मैंने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये सोर्स फ्री नहीं है, कोई भी सोर्स फ्री नहीं होता है, हर सोर्स का चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। रिजर्व एंड सरप्लस पे भी आपको पे करना पड़ता है डिविडेंड, और इन तीनों पे इस पे पे करना पड़ता है डिविडेंड, इन दोनों पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि कोई भी कंपनी जब बिजनेस करती है इनमें से कौन सा सोर्स लाना पसंद करती है? सबसे पहले हम इन दो सोर्स को पसंद करते हैं। ये दो सोर्स हमारे लिए क्या होते हैं? मोस्ट फेवरेबल सोर्स होते हैं। क्यों होते हैं ये दोनों मोस्ट फेवरेबल? क्योंकि इन पर कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती, इन पे कोई भी फिक्स्ड चार्जेस आपको पे करना नहीं पड़ता है। डिविडेंड देते हैं लेकिन डिपेंड करता है प्रॉफिट कितना है, डिविडेंड देते हैं लेकिन डिपेंड करता है प्रॉफिट कितना है। ये दोनों जो सोर्स होते हैं ना, इन पे जो कॉस्ट होती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड चार्जेस नहीं है, हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है कि हम इनको कितना डिविडेंड देंगे। इन पे कोई फिक्स चार्ज नहीं होता है कि हाँ इतना देना ही पड़ेगा। लेकिन जो डिविडेंड होता है या प्रेफरेंस शेयर पर, डिबेंचर पे इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट होता है, ये होते हैं फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। क्या होते हैं बच्चों? फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। इन पे आपको फिक्स अमाउंट देना ही है। इनका परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ परसेंटेज क्या होता है? फिक्स होता है। बताइए कंपनी इस सोर्स को चूज करती है या इस सोर्स को चूज करती है? अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत हाई हों, अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत हाई हैं, हमने पहले से शेयर और रिजर्व हमारे पास में है, हमारी कंपनी के प्रॉफिट बहुत हाई हैं, हमारे पास ऑलरेडी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस हैं, अगर आपको एडिशनल पैसा चाहिए तो हम यहाँ से लेके आते हैं। सर क्यों? बेसिकली आपको पता है कि आपके प्रॉफिट्स बहुत हाई हैं, ज़्यादा प्रॉफिट होंगे तो इनको पे करने वाला अमाउंट भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन इनको पे करने वाला अमाउंट क्या होता है? फिक्स होता है। जब हमारे प्रॉफिट्स बहुत हाई होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा सोर्स से पैसा लेके आ जाएं जिस पर एक लिमिटेड अमाउंट पे करना पड़े। तो ये वो सोर्स हैं तीनों जिन पे आपको लिमिटेड अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन ये जो दो सोर्स हैं इन पे लिमिटेड अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। इनकी जो कॉस्ट होती है बच्चों वो वेरिएबल होती है, डिपेंड करता है बिजनेस के प्रॉफिट पर। अगर मेरा प्रॉफिट बहुत हाई है ना तो मैं इन सोर्स से पैसा लाने की जगह यहाँ से पैसा लाना पसंद करूँगा। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत कम हो, तो अगर मेरी कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत कम है तो मैं बेसिकली यहाँ से पैसा लाना पसंद करूँगा। क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इनकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है। प्रॉफिट ऑलरेडी कम है, ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन अपने ऊपर कोई लेना पसंद नहीं करता, हम लाना पसंद करते हैं फिर यहाँ से। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि हम इन दोनों के बीच में खड़े हैं। प्रॉफिट कंपनी के बहुत हाई हैं, पैसा नया चाहिए तो मैं यहाँ से पैसा लेके आ जाऊँगा। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स कम हैं और मुझे और पैसा चाहिए तो मैं यहाँ से लाना पसंद करूँगा। तो हम हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल के प्रपोर्शंस को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये जो कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, ये होती है वो कैपिटल जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जिसपे आपको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे करना पड़ता है, और ये वो कैपिटल है जो होती है वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल जिसपे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता है। और कैपिटल गियरिंग का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल गियरिंग का मतलब होता है कि सिचुएशन के हिसाब से कभी हम इस कैपिटल की तरफ शिफ्ट करते हैं और कभी हम इस कैपिटल की तरफ शिफ्ट करते हैं। ये जो कैपिटल है कौन सी वाली? ये वाली, ये है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, और ये जो नीचे वाली कैपिटल है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये कौन सी है तुम्हारी? वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। और कैपिटल गियरिंग का मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इन दोनों की तरफ शिफ्ट करते रहते हैं। और बेसिकली ये कैपिटल ज़्यादा होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये ज़्यादा होते हैं, ये थोड़ा कम होता है। इनका अमाउंट हमेशा कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है। लेकिन कंपनी क्या करती है? सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इन दोनों की तरफ क्या करती रहती है? स्विच करती रहती है। और इसी स्विचिंग को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गियरिंग रेशो। तो कैपिटल गियरिंग रेशो का मतलब हो गया कि फिक्स्ड कैपिटल कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कितनी है एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट करें और इसे पूरा ढंग से लर्न करें। कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।